जय हिंद। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई। मैं जो है कि कंपटीशन के लिए साइंस में फिजिक्स पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत कई सारे टॉपिक्स कंप्लीट मैंने करा दिया है चैप्टर, और अभी लेटेस्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट कराया था वर्क, पावर एंड एनर्जी, यानी कार्य, शक्ति और ऊर्जा। इसका न्यूमेरिकल पूरा कॉन्सेप्ट मैं कंप्लीट करा दिया हूं। लगभग 8 वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। आप 8 वीडियो अगर देख लेते हो तो कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो न्यूमेरिकल करने का तरीका है, जितने टाइप्स के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, वो सभी आप आसानी से कर लोगे। क्लियर? आज के इस वीडियो में मैं नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, हीट एंड टेम्परेचर, यानी ऊष्मा एवं ताप। क्लियर? पूरा डिटेल्स के साथ समझेंगे कि ऊष्मा क्या होता है, ताप क्या होता है और इनकी मात्रा क्या होती है, कैसे इसका मान ज्ञात किया जाता है। बहुत सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। चलिए तो नोट करिए टॉपिक यानी चैप्टर ऊष्मा, ऊष्मा एवं ताप, यानी हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, हीट एंड टेम्परेचर। क्लियर? चलिए देखिए ऊष्मा एवं ताप, ताप शब्द लिखा हूं तो देखिए मैं बता दूं एक बात। वैसे इस चैप्टर का नाम भले ही ऊष्मा एवं ताप कहा जाता है, बट रियल में ताप और ऊष्मा दोनों एक ही हैं। ठीक है, इसका नाम क्या होना चाहिए कि ऊष्मा एवं तापमान। बहुत सारे पुस्तक में सही नाम लिखा गया है और बहुत सारे पुस्तक में सही नाम नहीं लिखा गया है, तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि रियल में ऊष्मा एवं तापमान होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर का मतलब तापमान बिल्कुल सही है। अगर हम ताप लिखते हैं तो ऊष्मा को ही ताप बोलते हैं, तो दो नाम एक ही चैप्टर का नहीं हो सकता है, इसलिए ऊष्मा एवं तापमान है इस चैप्टर का नाम। क्लियर? तो मैंने पहले इसलिए लिखा था ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि मैंने बहुत समय पहले पुस्तक में देखा था कि ताप भी लिखा हुआ है, ऊष्मा एवं ताप, बट अभी के कुछ पुस्तकों में क्या किया गया, इसे सुधार कर दिया गया है, चेंजेज हो चुके हैं, तो ये ऊष्मा एवं तापमान बन चुका है। क्लियर? चलिए समझते हैं कि आखिर में ऊष्मा क्या है। पहले टॉपिक क्या है आपका? ऊष्मा। देखिए ऊष्मा क्या है, यानी हीट। देखिए एक बात याद रखना है कि ऊष्मा जो है ना कि एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। पहली बात यही, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। और ये ऊष्मा उत्पन्न कैसे होता है, तो इसके लिए एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए कि आपके पास एक लोहे की रॉड है। ठीक है, अब लोहे का रॉड या दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं सभी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं, तो लोहे का रॉड भी किससे बना होगा? छोटे 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 ये कणों से मिलकर बना होगा। ये बात आपको समझ में आ गया? मान लीजिए कि हम एक सिरे को गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यहाँ पे एक सिरे को ये वाला आग दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं इस वाले सिरे को, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे ये गर्मी आगे की तरफ बढ़ती जाएगी। क्या होगी? आगे की तरफ बढ़ती जाएगी, यानी धीरे धीरे गर्मी इधर आगे की तरफ बढ़ती जाएगी। तो जब ये गर्मी आगे की तरफ बढ़ रही है, वो क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जो इसके अंदर छोटे छोटे कण है ना, वो छोटे छोटे गर्म हो करके गति कर रहे हैं, फिर वही कण अगले वाले को गर्म कर रहे हैं, फिर वही कण अगले वाले को गर्म कर रहे हैं, वही कण अगले वाले को गर्म कर रहे हैं। मतलब कि हमने यहाँ पर आग दिया तो ये कण गर्म हुआ, फिर अगले वाले को गर्म किया, फिर अगले वाले को गर्म किया, फिर अगले वाले को, ऐसे गर्म करते करते ये कण इधर की तरफ आ रहे हैं। यानी कणों के अंदर क्या हो रही है? गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा हो रही है? गतिज ऊर्जा। याद रखिएगा, ये गतिज ऊर्जा हो रही है, और गतिज ऊर्जा के कारण ही ये ऊष्मा उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मा उत्पन्न होता है। यानी ऊष्मा क्या कहलाता है? आप कहिएगा कि अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण ऊष्मा उत्पन्न होता है। क्या चीज? अणुओं के गतिज ऊर्जा के कारण। अगर अणु गति नहीं करेंगे तो बताइए क्या ऊष्मा होता? केवल ये एक ही
कण जो है कि गर्म हो जाता, लेकिन ये गति अगर कर रहा है तो गति करने के कारण ही इधर ऊष्मा आ रही है, धीरे धीरे पूरा गर्म हो रहा है। ऐसे ही पानी होता है, पानी को जब गर्म करते हैं तो पतीले का जो पेदी होता है, पेदी वाला एरिया का जो पानी का कण होता है पहले वो गर्म होता है, धीरे धीरे वो कण गति करने लगता है और देखते हैं पानी जब खौलने लगता है तो कण अप डाउन यानी गति करने लगते हैं, तो गति के कारण ही ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। ये बात आपको समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब समझिए कि आखिर में जो ऊष्मा है इसका मात्रक क्या है, क्योंकि ये आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाएगा और पूछा गया भी है। देखिए, तो ऊष्मा का SI मात्रक अगर आपसे कभी पूछते तो याद रखिएगा, हमेशा आंसर दीजिएगा जूल। किसमें दीजिएगा? ऊष्मा का SI मात्रक क्या होता है? जूल, क्योंकि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? आपका जूल होता है। क्लियर? चलिए अब समझिए इसका अन्य मात्रक भी। देखिए, अन्य मात्रक जब बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा गया है ना। अन्य मात्रक याद रखिएगा, एक कैलोरी। क्या चीज? कैलोरी। यानी ऊष्मा का अन्य मात्रक भी क्या होता है? एक कैलोरी होता है। और मैं एक बात बता दूं आपको, ध्यान रखिएगा कि जितनी भी खाने पीने वाली वस्तुएं होती है ना, उन सबके ऊपर लिखा होता है कि एनर्जी कैलोरी में दी जाती है। किसमें? कैलोरी में। तो जितनी भी खाने पीने वाली चीजें होती हैं उसमें जो आपको एनर्जी मिलता है, ऊष्मा मिलता है, जो ऊर्जा मिलता है, वो कैलोरी के रूप में मिलता है। याद रखिएगा, ये खाने पीने वाली चीजें जो होती हैं, जैसे हमारे शरीर के अंदर कितना ऊर्जा मिला, कितना ऊष्मा मिला, वो सब जब मापा जाता है वो किस में मापा जाता है? कैलोरी में मापा जाता है, ना कि जूल में। तो ये ध्यान रखिएगा, खाने पीने की वस्तुएं, खाने पीने की चीजें, ठीक है। तो जितनी भी खाने पीने की चीजें होती हैं उसमें जो एनर्जी लिखा होता है वो कैलोरी में लिखा होता है, इसलिए ऊष्मा का अन्य मात्रक भी क्या है? कैलोरी है। क्लियर? इतनी बात आपको याद रखनी है कि ऊष्मा क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न कैसे होता है, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, और ऊष्मा का एक अन्य मात्रक क्या है जिसको जो है कि खाने पीने की चीजों के लिए प्रयोग करते हैं, तो वो होता है कैलोरी। एक बात और याद रखिएगा, यहां से प्रश्न बनता है, एक कैलोरी बराबर कितना जूल होता है? तो याद रखिएगा, एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। कितना? 4.2 जूल होता है एक कैलोरी बराबर। याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा ही जाता है कि एक कैलोरी बराबर कितना जूल होता है, तो 4.2 जूल होता है। क्लियर? चलिए अब यहां से अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया कि 1 किलो कैलोरी बराबर कितना? 1 किलो कैलोरी बराबर, देखिए 1 किलो कैलोरी का मतलब क्या होता है? 1 किलो यानी 1000 से गुणा करना। तो 1000 से गुणा करोगे 4.2 में तो आपका आ जाएगा 4200। कितना आ जाएगा? 4200 जूल आ जाएगा। यानी 1 किलो कैलोरी बराबर कितना होता है? 4200 जूल होता है, 4200 जूल होता है। ये आपको दिमाग में बैठा करके रखना है हमेशा के लिए। क्लियर? यानी अगर आप 1 कैलोरी याद रखते हो तो आप 1 कैलोरी से बना सकते हो। क्लियर? चलिए, तो ये क्या था हमारा ऊष्मा के बारे में। किसके बारे में? ऊष्मा के बारे में। अब चलिए, अब हम लोग जानते हैं तापमान के बारे में। किसके बारे में? तापमान के बारे में। ठीक है, तो मैंने एक बार बता दिया कि ऊष्मा को क्या बोलते हैं? ताप भी बोलते हैं। याद रखिएगा, यही पे लिख देता हूं। चलिए अब समझिए तापमान क्या है, यानी टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। ठीक है, इसको बोलते हैं टेम्परेचर। अब देखिए टेम्परेचर क्या है। देखिए टेम्परेचर क्या है ना, कि ये वस्तु हमने देखा कि जब इसके कण गति कर रहे थे तो धीरे धीरे ये ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही थी, तो गति के कारण उत्पन्न हो रहा था। अब ये ऊष्मा को माप लिया जाए, क्या कर लिया जाए? माप लिया जाए, इसका मापन कर लिया जाए कि आखिर में कितना ये गर्म है। बात समझ में आ रहा है? कितना गर्म है या कितना ठंडा है। ठीक है, तो वही कहलाएगा आपका तापमान। यानी किसी वस्तु को अगर हम माप लें, है ना, मेजरमेंट से माप ले कि कितना गर्म है। जैसे मान लीजिए कि आपको इतना मैंने चावल दे दिया, तो इतना चावल दे दिया तो आप झिल्ली में चावल लेकर के जा रहे हो, तो समझिए कि वो ऊष्मा है। और जब उस चावल को आपने जोख लिया कि 1 किलो है, 2 किलो है, तो समझिए जब आप बोलने लगोगे कि चावल 1 किलो है, तो वो हो गया तापमान। क्लियर हो गया? यानी आप जब उसको ये बता सको कि माप कर बता सको कि ये कितना है, तो वही आपका तापमान है। अगर हम हीट को माप लें कि आखिर में हीट है कितना, तो वही क्या कहलाता है? तापमान। यानी तापमान क्या है? तो किसी वस्तु को गर्म या
ठंडा इस वस्तु के बारे में ये बताता है कि वस्तु कितना गर्म है या कितना ठंडा है, तो वही क्या कहलाता है, तापमान कहलाता है। बात समझ में आ गया। अब चलिए यहां पे आपको याद रखना है कि तापमान का मात्रक क्या होता है। ये एग्जाम में तो पूछा ही गया, तापमान का मात्रक क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, तापमान का SI मात्रक जो होता है ना, वो केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन होता है। ये आपको ध्यान पे रखना है, तापमान का SI मात्रक केल्विन होता है। कुछ भी हो जाए केल्विन शब्द भूलिएगा नहीं। क्लियर। चलिए, तो तापमान का SI मात्रक केल्विन होता है। या अन्य मात्रक की बात करूं तो अन्य तो बहुत सारे मात्रक हैं। मतलब कि आप जब ऊष्मा को मापन करोगे तो आप जैसे मान लीजिए कि आप गए दुकान पे चावल लेने के लिए, तो आप किस तरह ले सकते हो, 1 कुंटल दे दीजिए, 1 किलो दे दीजिए, 100 ग्राम दे दीजिए। तो आप अलग अलग माप में मांग सकते हो कि नहीं मांग सकते हो। ऐसी तरह तापमान को अलग अलग माप सकते हैं, जैसे केल्विन हो गया, उसी तरह डिग्री सेल्सियस हो गया। क्लियर, डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। उसके बाद केल्विन तो मैंने बता दिया, डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। क्लियर, तो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट है ना, यहां पे लिख देता हूं, चलिए सेल्सियस, या इसी को बोलते हैं सेंटीग्रेड भी बोलते हैं, याद रखिएगा, सेंटीग्रेड भी बोलते हैं। क्लियर। और उसके बाद फ़ारेनहाइट में माप सकते हो, डिग्री फ़ारेनहाइट, क्लियर, या डिग्री R यानी र्यूमर में भी माप सकते हो, केल्विन में भी माप सकते हो। लेकिन अगर आपको इतना बात कह दिया जाए कि तापमान का SI मात्रक क्या है और ये सभी ऑप्शन देना, फिर भी आप केल्विन को टिक करिएगा, क्योंकि केल्विन को मान्यता दिया गया है। केल्विन ना हो तो आप इनमें से किसी को भी चूज कर सकते हो। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए। क्लियर। तो ये तापमान था, तापमान को किसमें मापते हैं, इसका अन्य मात्रक क्या होता है, ये सब आपको दिमाग में बैठा करके रखना है। अभी हम लोग ये जितने मात्रक है ना, इन मात्रक में जो भी कंफ्यूजन है सब मैं आपको बताऊंगा कि आपके अगर केल्विन में दिया हो तो सेल्सियस में कैसे बनाओगे, सेल्सियस में दिया हो तो फ़ारेनहाइट में कैसे बनाओगे, और फ़ारेनहाइट में दिया हो तो र्यूमर में कैसे बनाओगे। ये मैं आपके लिए एक फार्मूला में लिखवाऊंगा। उस फार्मूले से अगर आप प्रश्नों को सॉल्व करोगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप जो है कि आसानी से कर लोगे। क्लियर, सब कुछ कर लोगे। चलिए एक बात और समझिए कि जब तापमान, क्या चीज, जब तापमान आप बढ़ाओगे तो याद रखिएगा ऊष्मा भी बढ़ेगी। ये बात समझ में आ गया, ऊष्मा भी क्या होगी, बढ़ेगी। या यूं कह लीजिए कि जब ऊष्मा बढ़ाओगे तो तापमान भी बढ़ेगी। बोलिए सही बात है कि नहीं। यानी जितना ये कण की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी उतना ये ऊष्मा बढ़ेगा, और ऊष्मा बढ़ेगा तभी तो इसको मापेंगे तो और ज्यादा तापमान मिलेगा। 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री। जैसे हम लोग दुकान पर जाते हैं, ऐसे घर में क्या होता है कि जब आपको बुखार हो जाता है तो बॉडी गर्म हो जाती है, तो सब लोग टच करते हैं, हाँ दहिया गर्म बा। तो जब दहिया गर्म बा इसका मतलब वो बता रहे हैं ऊष्मा। वो क्या बता रहे हैं, ऊष्मा। किसी ने ये नहीं बताया कि कितना गर्म है। जब डॉक्टर के पास गए तो थर्मामीटर लगाया, चेक किया तो बोला तो इनको बुखार इतना है, 102 डिग्री, 101 डिग्री। जब वो बताता है डॉक्टर कि इतना डिग्री है, तब समझिए कि वो आपको क्या बता रहा है, आपका तापमान बता रहा है। आपने घर पे चेक किया, वो ऊष्मा था या ताप था, ठीक है, इतना दिन तपता नहीं बोलते हैं, तप रहा है एकदम, वो तापमान या मतलब ताप या ऊष्मा था। जब डॉक्टर के पास गए तो तापमान बताया, यानी उसको नाप करके बताया, फ़ारेनहाइट में नाप करके बताता है। मैं बताऊंगा कि डॉक्टर जो फ़ारेनहाइट में क्यों मापते हैं। 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना, तो 102 डिग्री बोलते हैं वो लोग, फ़ारेनहाइट नहीं बोलते हैं। तो फ़ारेनहाइट क्यों, क्योंकि ये फ़ारेनहाइट एक वैज्ञानिक है, इसी ने डॉक्टरी थर्मामीटर का आविष्कार किया था। डॉक्टर जो थर्मामीटर प्रयोग करते हैं उसी ने, किसने आविष्कार किया था, फ़ारेनहाइट ने। चलिए, तो तापमान बढ़ाओगे तो ऊष्मा बढ़ेगी, या ऊष्मा बढ़ाओगे तो तापमान बढ़ेगा। या आप कह लीजिए कि तापमान अगर कम करोगे, क्या करोगे, तापमान कम करोगे तो ध्यान रखिएगा ऊष्मा कम हो जाएगी। या कह लीजिए कि ऊष्मा कम करोगे तो तापमान भी कम हो जाएगी। बात क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए अब एक और बात समझिए। मान लीजिए कि आपके पास कई सारी वस्तुएं हैं, क्या है, कई सारी वस्तुएं हैं, और सभी वस्तुओं का तापमान, ध्यान रखिए, तापमान जो है कि समान है। ये प्रश्न आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। सभी वस्तुओं का अगर तापमान समान है तो क्या लगता है, ऊष्मा समान होगी, क्या लगता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना है, जितनी भी वस्तुएं हैं अगर सबका तापमान समान है, यानी सब 102 डिग्री 102 डिग्री 102 डिग्री, तो क्या उनके अंदर ऊष्मा समान होगी, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ये समान बिल्कुल नहीं हो सकती, सब अलग अलग हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल समझिए,
मान लीजिए कि आपके घर पे स्विच बोर्ड है प्लास्टिक का, क्लियर। तो जो स्विच बोर्ड है उसमें लाइट आता है, तो मान लीजिए कि उसके लिए भी लाइट आया, ऐसे समझिए कितना एम्पियर, मान लो चलिए 5 एम्पियर लाइट आया। एक और प्लास्टिक की वस्तु है उसके लिए भी 5 एम्पियर का लाइट आया, तो देखोगे कि वो वाली वस्तुएं ज्यादा गर्म हो जाती है और एक वस्तुएं गर्म नहीं होती है। तो आपने नोटिस किया दोनों में तापमान क्या है, सेम है, लेकिन फिर भी एक ज्यादा गर्म हो गई और एक कम गर्म हो गया। बात समझ में आ रहा है ना। जो स्विच बोर्ड होता है, देखते हो ना, महंगा एक स्विच बोर्ड आता है, एक सस्ता भी आता है, तो सस्ता और महंगा तो दोनों स्विच बोर्ड ही है। तो दोनों स्विच बोर्ड है तो दोनों में करंट एक ही आता है, कोई जल्दी ज्यादा गर्म हो जाता है, कोई कम गर्म होता है। इसका मतलब यही हुआ कि दोनों के लिए लाइट क्या आ रही है, लाइट तो सेम ही आ रही है, तो गर्म ज्यादा कम कैसे हो गया। तो वही चीज कह रहा है कि अगर तापमान आपका समान हो, कितनी भी वस्तुएं हो, तो याद रखिएगा ऊष्मा समान नहीं हो सकता है, ऊष्मा समान नहीं होगा। क्लियर, ठीक है। अगर ये बात इसी को उल्टा कर लिया जाए कि अगर ऊष्मा समान है, क्या है, ऊष्मा अगर समान है तो क्या तापमान समान होगा। तो याद रखिएगा तापमान समान नहीं होगा, ठीक है। अगर ऊष्मा समान है तो तापमान भी समान नहीं होगा, ये 100% कंफर्म है। ऐसा कुछ रेयर कंडीशन है जिसमें समान तो हो ही जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसमें समान नहीं होगा। तो ये आपके लिए यही चीज कहिएगा कि जब तापमान समान होगा अलग अलग वस्तुओं का, तो भी उनकी ऊष्मा समान नहीं हो सकती है। बल्कि एक चीज फिक्स है कि तापमान बढ़ाओगे तो ऊष्मा बढ़ेगी और तापमान को कम करोगे तो ऊष्मा कम हो जाएगी। अगर ऊष्मा समान है तो तापमान समान नहीं होगा। ये पॉइंट्स आपको इतनी सारी चीजें याद रखनी है। चलिए आप जो है कि इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। और सबसे अच्छी बात बता दूं कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग जानते हैं कि जो तापमान है उसको मापने के लिए अलग अलग पैमाना जो मैंने बताया, केल्विन, डिग्री सेल्सियस, बात समझ में आ रहा है, ठीक है, फ़ारेनहाइट, इसमें कैसे चेंज करोगे, कौन सा फार्मूला है वो चेंज करना सीखेंगे, ठीक है। उस फार्मूले पर चलिए देखिए, तो हेडिंग क्या रहेगा, तापमान मापने का पैमाना, तापमान मापने का पैमाना, यानी तापमान को कैसे मापोगे, उसकी पैमाना क्या क्या है। देखिए आपको मैं जो बता रहा हूं ये याद रखिएगा, C/5 बराबर K-273/5 बराबर F-32/9 बराबर R/4। ये आपको याद रखना है। अगर आप ये याद रखते हो फार्मूला, तो इस फार्मूले से आप आसानी से बहुत सारी चीजें कर लोगे। क्लियर, यानी अगर C दिया हो और K पूछ दिया जाए, C क्या है, सेल्सियस या सेंटीग्रेड, K क्या है, केल्विन, F क्या है, फ़ारेनहाइट, R क्या है, र्यूमर। तो C/5 बराबर K-273/5 बराबर F-32/9 बराबर R/4। ये आपको याद रखना ही रखना है। बताइए, समझ में आ गया। अब हम लोग इससे देखेंगे, ये हो गया तापमान मापने का जो पैमाना है, उनमें ये संबंध है। ये क्या है, संबंध है। जो मैंने बताया था कि तापमान हम इसमें माप सकते हैं, उनमें क्या है, ये संबंध है। ये एग्जाम में इससे न्यूमेरिकल बहुत पूछा जाता है। कहता है सेल्सियस में दे करके कहेगा 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो। किससे बदलो, केल्विन में। केल्विन में बदलो, तो केल्विन में आप बदलोगे 25 डिग्री सेल्सियस को, तो कितना आएगा। तो कैसे करोगे समझिएगा। देखिए ये सेल्सियस में दिया हुआ है और केल्विन पूछा है, तो सेल्सियस और केल्विन वाला लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो क्या है, C/5 बराबर K-273/5, यही है। देखिए 5 से 5 कट गया, तो आप याद रखिएगा कि C बराबर क्या हो जाएगा,
K माइनस 273। यानी अगर ये फार्मूला डायरेक्ट आप याद रखते हो C और K के लिए तो आप आसानी से निकाल सकते हो। बोलिए सही बात है। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस है, यानी C का मान 25 है, तो रखिए यहाँ पे 25 बराबर K माइनस 273। तो K बराबर क्या हो जाएगा, 25 प्लस 273। अब ऐड करोगे तो 8 हो जाएगा, 7 2 9, 298 हो जाएगा। K बराबर कितना हो जाएगा, 298, यानी केल्विन में इसका मान कितना हो जाएगा, 298। क्लियर। तो अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जब मान C में दिया होगा और K में जाना होगा तो 273 जोड़ देना है। दिख रहा है ना, 273 क्या किया जा रहा है, C में जोड़ दिया जा रहा है, तो केल्विन में आ जा रहा है। अगर केल्विन से सेल्सियस में जाना हो तो केल्विन का मान जो दिया होगा उसमें से 273 घटा देंगे। एक्चुअली मैं एक बात बताऊं कि ये जो 273 है वो 273 नहीं बल्कि 273.15 डिग्री होता है। कितना होता है, 273, ये केल्विन में होता है, 273.15 डिग्री होता है। ये बात याद रखिएगा। लेकिन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो 0.15 है ना, उसको निगलेक्ट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, इसलिए 273 हो जाता है। एक्यूरेट वैल्यू लेकर के सॉल्व किया जाता है। क्लियर हो गया। चलिए अब आपको दूसरा प्रश्न देता हूं, देखिएगा कि 5 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए, है ना, डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना है 5 डिग्री सेल्सियस को। देखिए C और F है ना, तो C और F वाला फार्मूला लेंगे, तो C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। चलिए C का मान 5 है तो रख दूंगा 5/5 बराबर F माइनस 32/9। देखिए 5 से 5 कट गया तो 1 बचा, तो 1 बराबर F माइनस 32/9। 9 से 1 में गुणा करेंगे तो 9 एकम 9 बराबर F माइनस 32। तो F बराबर क्या हो जाएगा, 9, आइए इधर आ जाएगा, प्लस 32, 9 10 11 यानी 41, यानी फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा, 41। ये बात आपको समझ में आ गया। आप ऐसे ही र्यूमर में भी चेंज कर सकते हो, किसी का मान दे दिया जाए। मैं आपसे अब ये कहूं, नेक्स्ट प्रश्न सुनिए, प्रश्न ये है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। F यानी 20 डिग्री फ़ारेनहाइट को र्यूमर में चेंज करिए। किस में चेंज करिए, र्यूमर में। तो फ़ारेनहाइट वाला लीजिए, कौन है, F माइनस 32/9 बराबर र्यूमर वाला R/4। चलिए F के जगह पे 20 रखना है तो रखिए 20 माइनस 32/9 बराबर R/4। 20 में से 32 घटाओगे तो -12 आएगा। कितना आएगा, -12 आएगा, और बटे में 9 बराबर R/4। अब देखिए कट जाएगा, 3 का 9 और 3 चौका 12, तो क्या हो जाएगा, -4/3 बराबर R/4। क्लियर। अब गुणा करेंगे 4 चौका 16 तो -16/3 क्या हो जाएगा, R के बराबर। अब आप देखिए भाग कर लेंगे तो 3 5 6 15 और 3 का 9, 5.3 माइनस में, ठीक है, और ये -5.3 डिग्री क्या हो जाएगा, र्यूमर में आ जाएगा आपका आंसर। ये बात आपको समझ में आ गया। तो किसी भी वैल्यू को किसी में भी चेंज करना हो, आप इसी फार्मूले से क्या कर सकते हो, आसानी से चेंज कर सकते हो। यानी हमने 3 प्रश्न बताया, ये 1, ये 2 और ये 3 प्रश्न बताया। आप इन तीनों प्रश्नों की मदद से आप आसानी से क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो ये बात समझ में आ गया, मतलब 3 प्रश्न मैंने बता दिया। अगर तीनों सीख गए तो समझिए इस फार्मूले का प्रयोग करके आप आसानी से बता सकते हो। अब आपसे यहाँ पे 2 प्रश्न और पूछा जाता है, इसे हटा दूं अब। चलिए, तो वो याद रखिएगा कि रियल में यहाँ पे 273 नहीं बल्कि 273.15 डिग्री होता है केल्विन में। क्लियर। चलिए अब मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। आपने जब भी मैं साइड हटूं ना तो आप इसे तो स्क्रीनशॉट ले लिए, है ना, या कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। देखिए समझिए, अब हम लोग क्या जानते हैं, आपको पता है ना जल के बारे में। जल, देखिए जल, देखिए जल का हिमांक या कह लीजिए जमनांक, यानी जल कितने डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है, तो आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है। क्लियर। तो जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस। और दूसरा बात करूं कि जल का जो है कि आप कह लीजिए क्वथनांक, क्या चीज, क्वथनांक कितना होता है, तो ये भी आपका होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है ये, जल का क्वथनांक, यानी जल को कितना डिग्री पे तक गर्म करोगे तो खौलने लगेगा, वाष्प बनने लगेगा, तो 100 डिग्री। कितना डिग्री पर उसे आप जमा दोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जमा देंगे। बात समझ में आ गया। अब चलिए
अब यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि 0 डिग्री सेल्सियस जल का क्या है, हिमांक है ना 0 डिग्री, तो पूछा जाता है कि जल का हिमांक या जमनांक केल्विन में बता दीजिए, या फारेनहाइट में बता दीजिए, या र्यूमर में बता दीजिए। बात समझ में आ गया? तो चलिए आप इस 0 डिग्री को इन पर रख करके जिसमें भी करना हो चेंज कर लीजिएगा, क्वथनांक में करना हो कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूँ। देखिएगा, सेल्सियस बताऊंगा, ठीक है, सेल्सियस के बाद केल्विन बता देता हूँ, केल्विन के बाद फारेनहाइट में बता देता हूँ, और फारेनहाइट के बाद र्यूमर में बता देता हूँ डायरेक्ट। देखिए, अगर यहाँ पे बात करूं हिमांक की, क्या चीज, हिमांक की, तो हिमांक और नीचे कर देता हूं क्वथनांक। आप याद भी रखोगे तो कोई बात नहीं, और नहीं भी याद रखोगे तो मैंने निकालना सिखा दिया। देखिए, जल का हिमांक कितना है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस, और क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब आप 0 डिग्री को केल्विन में बदलोगे ना, 0 को केल्विन में बदलोगे तो याद रखिएगा 273 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 273। और 100 डिग्री को जब केल्विन में बदलोगे ना तो ये हो जाएगा 373। कितना हो जाएगा? 373। बात समझ में आ गया? चलिए, अब इसी 0 डिग्री को फारेनहाइट में चेंज करोगे, किसमें? 0 डिग्री को फारेनहाइट में जब चेंज करोगे तो यह आएगा 32। कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा, याद रखिएगा। और 100 को जब चेंज करोगे तो यह आ जाएगा आपका 212। कितना आ जाएगा? 212। आप चेंज करिएगा, आपको मिल जाएगा आंसर। अगर यही बात करूं, 0 को अगर र्यूमर में चेंज करते हो, किसमें चेंज करते हो? 0 को र्यूमर में चेंज करते हो तो र्यूमर भी कितना आ जाएगा? 0 डिग्री आएगा। कितना डिग्री आएगा? 0 डिग्री। ये सब डिग्री में है, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए, 0 डिग्री आएगा। अगर बात करूं क्वथनांक को अगर आप चेंज करते हो तो ये 80 में आ जाएगा। कितना? 80 डिग्री र्यूमर आ जाएगा। तो ये आपको ना एक चार्ट कह लीजिए, इसे आप याद रख सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है ना, कि जल का हिमांक फारेनहाइट में कितना होता है, तो 32 डिग्री फारेनहाइट। क्वथनांक फारेनहाइट में कितना होता है, तो 212। और मैं बाकी तो निकालना सिखा ही दिया, आप फार्मूला रखिए, प्रश्न जो दिया है उसको रखिए। आपको पता होना चाहिए कि क्वथनांक कितना होता है, ठीक है, और हिमांक कितना होता है, जमनांक जिसे, है ना, तो वो कितना होता है। अगर आपको पता नहीं है तो आप फिर कर नहीं पाओगे, और कर नहीं पाओगे तो कहोगे कि सर पता नहीं कहां से एग्जाम में आ गया प्रश्न। चलिए, तो ये समझ में आ गया, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। चलिए, एक प्रश्न और है, देखिएगा। प्रश्न ये है कि किस तापमान पर सेल्सियस एवं फारेनहाइट का मान समान होता है। क्लियर? किसका? किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट का जो मान होता है वो समान होता है। तो देखिए, मैंने 2 सेल्सियस और फारेनहाइट लिया है, बाकी एग्जामिनर कुछ भी ले सकता है, सेल्सियस और र्यूमर ले सकता है, केल्विन और र्यूमर, कुछ भी इनमें से मिला करके ले सकता है। तो देखिए, सेल्सियस और फारेनहाइट का मान बराबर, यानी C और F क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो मैं मान लेता हूं कि C और F के बराबर में x है, तो x का मान ज्ञात कर लेंगे कि वही हो जाएगा आपका तापमान। तो चलिए, C और F वाला फार्मूला लेता हूं, तो क्या होगा? C बटे में 5 बराबर F माइनस 32 बटे में 9। क्लियर? तो C और F बराबर है, इसके जगह पे x रख दूंगा, तो क्या हो जाएगा? x बटे में 5 बराबर x माइनस 32 बटे में 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x हो जाएगा, और बराबर 5x माइनस 32 5 160। चलिए, 5x इधर आ जाएगा तो 9x माइनस 5x बराबर माइनस 160, तो ये हो जाएगा 4x बराबर माइनस 160। तो x बराबर हो जाएगा माइनस 160 बटे में 4, भाग करेंगे तो हो जाएगा 40, यानी x बराबर आ गया माइनस 40। यानी वो जो तापमान है माइनस 40 डिग्री है, जिस पर सेल्सियस और फारेनहाइट क्या होता है? समान होता है। ये एक बार प्रश्न पूछा गया था रेलवे में, है ना, रेलवे जो ALP है, ALP में पूछा गया था, जो मेन एग्जाम था उसमें पूछा गया था कि किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट का मान समान होता है, तो माइनस 40 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, मतलब माइनस 40 डिग्री पे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस फार्मूले को याद रख सकते हो तो प्रश्न कैसे भी घुमा करके पूछा जाए आप आसानी से निकाल लोगे। बोले सही बात है? चलिए, एक चीज और याद रखिएगा कि मानव शरीर का जो तापमान है, मानव शरीर यानी हम लोग का जो तापमान है वो कितना होता है, तो याद रखिएगा 37 डिग्री सेल्सियस होता है सेल्सियस में, और फारेनहाइट में चेंज करोगे तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट होगा। 98.6 डिग्री फारेनहाइट। जब आप दुकान पे जाते हो डॉक्टर के, जब आपको बुखार होता है तो जब आप बुखार वो मेजरमेंट करता है वो 98.6 डिग्री फारेनहाइट
से ऊपर बताता है, यानी 102 है, 100 ये है, 99 है, तो ये फ़ारेनहाइट में बताता है, सेल्सियस में नहीं बताता, क्योंकि फ़ारेनहाइट ने थर्मामीटर का आविष्कार किया था। ये जो फ़ारेनहाइट है एफ, ये वैज्ञानिक है और इसी ने थर्मामीटर का आविष्कार किया था। तो मानव शरीर का तापमान कितना है वो भी आपको याद रखना है। अब इस तापमान को कह दिया जाए कि केल्विन में चेंज करिए, यानी 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करिए, तो समझिए कि यह आपका होमवर्क है। आपको होमवर्क करके ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपका बताना है कि 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करोगे तो कितना आंसर आएगा। क्लियर? चलिए, तो आप जो है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कंप्लीट हो गया टॉपिक्स। अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब हम लोग ये जानेंगे कि जो परम शून्य ताप, आपने कभी नाम सुना होगा परम शून्य ताप, वो क्या होता है। क्लियर? तो ये आपने देख लिया, न्यूमेरिकल भी आप अच्छे से कर लोगे, बस आपने जो समझ लिया ना उसी से न्यूमेरिकल्स को करना है। तो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जब आप कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो ही आपसे प्रश्न बनेंगे। तो चलिए, टॉपिक क्या है? परम शून्य ताप या परम शून्य तापमान। ताप नहीं कहूंगा, तापमान, क्योंकि हम लोग माप रहे हैं ना। ठीक है, चलिए, तो परम शून्य तापमान क्या है? मतलब देखिए, ये ऐसा तापमान है ना जिसमें गैस लिया जाए अगर, तो गैस के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है, भागने की ऊर्जा है ना, वो जीरो हो जाए, है ना। ऐसा तापमान जिसपे गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा जीरो हो जाए या उनका आयतन ही शून्य हो जाए। अब बताइए, गैस को हम फ्रिज में रख दिए, क्या कर दिए? फ्रिज में रख दिए। तो गैस तो भैया पता है कि गैस के अणु दूर दूर होते हैं, तो फ्रिज में रखेंगे तो धीरे धीरे ठंडा होकर पास आएंगे। बताइए, तो गतिज ऊर्जा कम हो रही है, पास आएंगे पास आएंगे पास आएंगे, फिर वो चिपक जाएंगे। तो वही जो तापमान है ना, जिस तापमान पे बिल्कुल वो चिपक कर एकदम अब हिल भी नहीं करेंगे, थोड़ा सा भी वाइब्रेट नहीं करेंगे, थोड़ा सा भी कंपन नहीं करेंगे, एकदम चिपक जाएंगे, अब हिल नहीं रहे, तो वही जो तापमान होगा ना, वही परम शून्य तापमान कहलाएगा। अब उससे ज्यादा कोई नीचे तापमान हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ गया? या गैस का आयतन ही शून्य हो जाए। समझ में आ रहा है? गैस मान लीजिए कि कमरे में बंद था, एक वो डब्बे में बंद था, तो डब्बे में पूरा गैस फैला हुआ है, तो आप उस डब्बे को ठंडा करिए, तो ठंडा करते 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 इतना ठंडा करिए कि पूरा वो गैस जो एकदम चिपक कर एकदम छोटा सा गोला बन जाए, जिसमें कण एक भी हिले डुले न। तो वही जो कण जितने तापमान पर हुआ है ना, उसी तापमान को बोलेंगे परम शून्य तापमान। तो आपको याद क्या रखना है कि परम शून्य तापमान क्या होता है? जिसमें गैसों की गतिज ऊर्जा, क्या चीज? गैसों की गतिज ऊर्जा, है ना। गैसों की गतिज ऊर्जा या आयतन, क्या चीज? आयतन क्या हो जाए? तो आपका शून्य हो जाए, है ना। गैसों की गतिज ऊर्जा या आयतन शून्य हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? परम शून्य तापमान बोलते हैं। याद रखिएगा, ये संसार का सबसे, पूरा संसार की बात करूं, संसार का सबसे न्यूनतम तापमान है। क्या है? ये न्यूनतम तापमान है। याद रखिएगा, संसार का सबसे न्यूनतम तापमान अगर पूछ दिया जाए तो आपका यही आंसर होगा, परम शून्य तापमान। इससे ज्यादा कोई नीचे नहीं जाने वाला। अब इसकी बात करूं आखिर में कितना होता है, तो केल्विन में याद रखिएगा 0 डिग्री केल्विन होता है। अगर मैं बात करूं इसकी जो है कि सेल्सियस में, तो -273 डिग्री सेल्सियस होता है ना। केल्विन में 0 डिग्री केल्विन होता है, लेकिन सेल्सियस में -273 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर? तो -273 तो रियल में बताया था, 273 तो होता नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये भी आपको याद रखना है। कहीं गलती से एग्जामिनर चालाक निकला ना, तो 0.15 भी दे देगा और आप याद करके गए हो 273, तो आप गलती कर दोगे। तो याद रखिएगा, 273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। माइनस में होता है सेल्सियस में, और केल्विन में 0 डिग्री। अब कहोगे सर ये कैसे हो गया? तो अरे बबुआ, 0 डिग्री केल्विन को सेल्सियस में चेंज कर लेना, यही आएगा, या सेल्सियस को केल्विन में चेंज करो, यही आएगा, है ना। अगर मान लो कि एग्जामिनर और चालाक निकला तो चेंज कर देगा फ़ारेनहाइट में। क्या कर देगा? फ़ारेनहाइट में। तो आंसर फ़ारेनहाइट में दिया रहेगा और आप यही खोजोगे, तो आपको चेंज करना मैंने सिखा दिया ना। तो परम शून्य तापमान याद रखिएगा 0 डिग्री केल्विन होता है। ये याद रखिए 0 डिग्री केल्विन होता है। आज जब भी जो जिस चीज में आंसर दिया होगा उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। अगर र्यूमर में देगा तो र्यूमर में, फ़ारेनहाइट में देगा तो फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में देगा तो सेल्सियस में कन्वर्ट करके हम लोग देख लेंगे कौन सा आंसर है। जैसे मैंने 0 डिग्री केल्विन को सेल्सियस में लिखा है -273 डिग्री सेल्सियस, तो सेल्सियस में आएगा ही। तो यही आपका क्या है? परम शून्य तापमान है। बताइए, समझ में आ गया कि परम शून्य तापमान क्या होता है? कि वह न्यूनतम तापमान जिस पर गैसों की गतिज ऊर्जा और आयतन क्या होते हैं? शून्य होते हैं। और यह संसार का सबसे न्यूनतम तापमान है। इसका मान जो है कि 0 डिग्री केल्विन
या -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर? तो ये परम शून्य तापमान है, इतनी बातें याद रखनी है। अच्छा, एक और पॉइंट मैं आपको समझा दूं कि मैंने बताया ना कि हमारे शरीर का जो तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो एक बात याद रखिएगा कि अगर गलती से 40 डिग्री सेल्सियस अगर हमारे शरीर का तापमान हो जाए तो हड्डियां पिघल जाएंगी। क्या होंगी? हड्डियां पिघलने लगेंगी, यानी हड्डी पिघलने लगेंगी। ये भी याद रखिएगा, पिघलने लगेगी। क्लियर ना? यानी जब आपका शरीर का तापमान, हमारे शरीर का तापमान अगर 40 डिग्री सेल्सियस होने लगेगा या मतलब उतने से ऊपर जाएगा तो हड्डियां समझिए कि पिघलने के कगार पे हो जाती हैं। 37 डिग्री सेल्सियस हमारे शरीर का न्यूनतम तापमान है, बिल्कुल फिक्स है। इससे न कम होता है न ज्यादा होता है, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, इतना ही रहने वाला है। लेकिन अगर गलती से टेम्परेचर बढ़ने लगा तो बुखार होने लगता है। अगर 40 डिग्री हो गया तो समझिए कि हड्डियां पिघल जाएंगी इतने पे। क्लियर? चलिए, इतनी बात आपको याद रखनी ही रखनी है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, त्रिक बिंदु। क्या समझते हैं? त्रिक बिंदु, इसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। त्रिक बिंदु समझिए। देखिए त्रिक बिंदु क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है कि वह बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैस तीनों की अवस्थाएं समान होती हैं। क्लियर हो गया? यानी वह बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैस, है ना, ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों की जो अवस्था होती है ना, क्या चीज अवस्था होती है, वो समान होता है। क्या होता है? वो समान होता है। तो उसे ट्रिपल पॉइंट या त्रिक बिंदु कहते हैं, है ना। इस पर तीनों अवस्थाएं समान होगी। तो अब ये त्रिक बिंदु जो होता है, जो अवस्थाएं समान होती है, आखिर में उसका तापमान कितना होता है? बात समझ में आ गया? तो याद रखिएगा, सेल्सियस में 0.01 डिग्री सेल्सियस, 0.01 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठोस, द्रव, गैस तीनों की जो अवस्थाएं होती हैं वो समान होता है इसी टेम्परेचर पर। ये भी एग्जाम में पूछा गया, ये तो इंजीनियरिंग में भी पूछा गया है और ऐसे नॉर्मल एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है, रेलवे वगैरह में। चलिए, तो ये याद रखिएगा 0.01 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर केल्विन की बात किया जाए, केल्विन में, तो यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। सुनिएगा, केल्विन में क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे 273 ऐड करते हैं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए मैंने बताया था कि 273 वाला ऐड करना है। तो यहाँ पे बिल्कुल मत करिएगा, ये वाला ऐड करिएगा, 273.15 वाला ऐड करिएगा। जब आप ऐड करोगे 273.15 में ये 0.01 तो आएगा आंसर 273.16, यानी इसका केल्विन में क्या हो जाएगा, 273.16 केल्विन। ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जामिनर बहुत चालाक होता है, तो ऐसे ही दे देता है कि त्रिक बिंदु होता है तो दे देगा 273.15 केल्विन, दूसरा दे देगा 273 केल्विन, तीसरा दे देगा 273.16 केल्विन और चौथा दे देगा कि 0.001 डिग्री सेल्सियस। अब आपसे यही पूछेगा कि बताइए त्रिक बिंदु होता है, तो अब भैया अगर आपको याद रहा तो ही आप ये कर पाओगे, गलत नहीं तो सभी बच्चे ये मारेंगे आंसर। मुझे पता है सब लोग यही आंसर देकर के आएंगे। याद रखिएगा ये गलत है। ये क्या है? आंसर गलत है। 273 केल्विन बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। त्रिक बिंदु के लिए, ट्रिपल पॉइंट के लिए 273.16 केल्विन होता है। क्योंकि मेरे से ये फेस हुआ है, मैं एक बार गया था एग्जाम देने के लिए, तो उसमें ये मेरे से फेस हुआ था कि ऐसे ही ऑप्शन दिया था और मैं जो है कि 273 ही करके आया था, क्योंकि मुझे इतना पता था कि 0.01 होता तो है सेल्सियस में, लेकिन मैंने सोचा कि ये 0.0 दिया है तो क्या मतलब है, इसका कोई मतलब तो है नहीं। लेकिन जब उसका आंसर की आया तो उसमें ये दिया था आंसर 273.16 केल्विन। तो मेरे दिमाग में एक बात बैठ गया कि यार इस प्रश्न को कितना गहराई से एग्जामिनर ने बनाया था और मैं कितना ऊपर इसको हल्के में समझ लिया। तो ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी ऊष्मा एवं तापमान में ये पूरा टॉपिक्स मैंने लगभग कंप्लीट करा दिया है। आई थिंक मुझे लगता है कि लगभग आधे घंटे से ऊपर का वीडियो हो चुका होगा। आप बोर भी हो जाओगे देखते देखते। खैर, बोर नहीं होना है, समझना है कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूं तो वो चीज आप सीखोगे तो बोर नहीं होगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर में ऊष्मा के प्रकार क्या होता है, डॉक्टरी थर्मामीटर क्या होता है, पारा थर्मामीटर क्या होता है, बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, कई सारी चीजें बताऊंगा और साथ ही साथ धीरे धीरे करके आपको न्यूमेरिकल भी कराते जाऊंगा। और न्यूमेरिकल आप देखोगे कि बहुत मजा आएगा न्यूमेरिकल करने में, क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट सीख लोगे तो न्यूमेरिकल भी आपके लिए आसान हो जाएगा। क्लियर? तो आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया। आप करना क्या है, बस आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।